अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, जो एफआईए की जॉब्स आई हैं उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो एफआईए एक्ट से हमारे एमसीक्यूज आने हैं, एफआईए जॉब रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं बेसिक से, उनको डिस्कस करते हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए हाईली बेनिफिशियल होगा। और उन्होंने जो स्केड्यूल दिया है तो आई थिंक सो 15 जुलाई से पेपर जो है वो शुरू होंगे। तो हम ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट एफआईए रिलेटेड हो गए या जीके रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह को डिस्कस करेंगे ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। सबसे पहले एजेंसी की फाउंडेशन, एफआईए की, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एंड हिस्ट्री क्या है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द एफआईए वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द एफआईए एक्ट 1974। वेरी इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है, आ सकता है कि एफआईए जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये किस एक्ट की जो है ना बुनियाद पे इस्टेब्लिश की गई थी? वो की गई थी 1974 में। ये आपने याद रखना है। और इट इट ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन January 13, 1975। दो चीजें यहाँ पे आपने याद रखनी है। जो एक एफआईए का एक्ट था वो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने पास किया था 1974 को, बट ऑफिशियली जो उसने एफआईए ने फॉर्मली फंक्शनिंग स्टार्ट की थी वो की थी 13 जनवरी 1975 में। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। अगर पूछा जाए कि स्टैब्लिश कब हुई या किस एक्ट के तो तहत हुई, 1974। और ऑफिशियली उसने फंक्शनिंग कब शुरू की थी? 13 जनवरी 1975। तो ये डेट पूरी आपने याद रखनी है, पेपर में एमसीक्यूज में ये आ सकती है। तो और जो एफआईए होती है ये साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, इमिग्रेशन ऑफेंस हो गए, फाइनेंशियल क्राइम्स हो गए, ये सारी नीचे भी डिस्कस करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, इनको देखती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एफआईए ऑपरेट्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एफआईए जो है किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये आपने याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ ऑर्डर, इमिग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या मैटर्स से। तो ये फेडरल एजेंसी है, इसको कंट्रोल बाय एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइड एंड पॉलिसी डायरेक्शंस देते हैं। तो एफआईए फेडरल एजेंसी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आती है। बाकी पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, केपी के, ये क्या होते हैं? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है ना इनको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये एक तो कब आया था ला, और कब ये ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस था, और किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आता है। ये पूछ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के आता है। तो आपने याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर ये चीज आती है। हेडक्वार्टर भी आपको पता होता है, हेडक्वार्टर ऑफ एफआईए कहाँ पे? इस्लामाबाद में। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, ये आप सबको पता भी होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। 5 नंबर पे एमसीक्यूज क्या है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एफआईए टू इन्वेस्टिगेट द फेडरल क्राइम्स इंक्लूडिंग स्मगलिंग, करप्शन एंड साइबर क्राइम। तो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है एफआईए का वो क्या होता है? स्मगलिंग, इन्वेस्टिगेट द फेडरल क्राइम्स, जिसमें से इन स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहा जाता है, मतलब इलीगल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर। ह्यूमन स्मगलिंग जो होती है या ट्रैफिकिंग जो नेटवर्क होता है, इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट फ्रॉड, ये हो गया। दूसरे नंबर पे करप्शन है, फ्रॉड या स्कैम्स होते हैं फिनेंशियली, एम्बेजलमेंट होगी, या जो सर्टेन करप्शन रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हैं ये उनको भी देखती है। तीसरा, साइबर क्राइम्स जो हैं जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, स्कैम्स हो गए, हैकिंग हो गई, या साइबर हेरासमेंट, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, सोशल मीडिया रिलेटेड अफेंस। तो ये सारी चीजें कौन देखता है? एफआई देखता है। तो ये इनके प्राइमरी जो है ना, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं एफआईए के। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो वेरी इंपॉर्टेंट है? द एफआईए रिप्लेस द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, पीएसपीई। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एफआईए ने किसको रिप्लेस किया था? पाकिस्तान में पहले क्या चीज थी? पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट था, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में बनाया गया था। ये
जो है ना इंस्टीट्यूशन कब बनाया गया था, 1948 में बनाया गया था, जिसको कहा जाता है पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसका भी मेन रोल क्या था, करप्शन को, मिसकंडक्ट को फेडरल डिपार्टमेंट्स में जो है ना इन्वेस्टिगेट करना। उसके बाद जब 1974 में ऊपर हमने पढ़ा था, ये पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था, इसके अंडर में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जो है ना पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को रिप्लेस किया गया था FIA में। ये आपने याद रखना है। तो ये एक MCQs भी आ सकता है कि जो है ना जो FIA उसने किस को रिप्लेस किया था, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को रिप्लेस किया था। पाकिस्तान में पहले ये इंस्टीट्यूशन था जो ये चीजें, करप्शन से रिलेटेड चीजें देखता था, अभी FIA देखता है। ठीक है, ये आपने याद रखनी। उसके बाद सेवन क्वेश्चन क्या है, द एग्जेक्टिव हेड ऑफ द एजेंसी इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA। जो जो एग्जेक्टिव हेड होता है FIA का, वो कौन होता है, DG ऑफ FIA होता है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल जिसको कहा जाता है वो होता है। DG ऑफ FIA ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आपको रैंक बताओ। टिपिकली हाई रैंकिंग ग्रेड 21 और 22 की होती है। ऑफिसर्स फ्रॉम पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, PSP जो ग्रुप है CSS में, उससे जो IG वगैरह होते हैं उनको DG लगाया जाता है FIA का। जैसे अभी करंटली, जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, डॉक्टर ओस्मान अनवर जो प्रीवियसली पंजाब पुलिस के IG थे, ठीक है, डॉक्टर ओस्मान, तो उनको अभी FIA का DG बनाया गया है। ठीक है, तो जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के होते हैं उनको टिपिकली ये रैंक दी जाती है DG ऑफ FIA। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द FIA हैज अ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर द इंटायरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो नॉट लिमिटेड टू वन प्रोविंस। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि वो थ्रू आउट द पाकिस्तान अपना काम कर सकती है, इंक्लूडिंग ऑल प्रोविंसेस, फेडरल टेरिटरीज एंड एरियाज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जितने भी आते हैं उन सब में ये काम कर सकती है FIA। ये भी जो है ना इनके एक्ट में है। अनलाइक जैसे प्रोविंशियल पुलिस फोर्सेस होती है, वो किसी स्पेसिफिक एरिया में या स्पेसिफिक प्रोविंस में होती है, बट FIA इन्वेस्टिगेट करता है फेडरल ऑफेंसेस को एनीवेयर इन द पाकिस्तान, तो इसको कहा जाता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। मतलब वो इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर सकता है एनीवेयर, अरेस्ट कर सकता है, एविडेंस को कलेक्ट कर सकता है, प्रोसिक्यूट कर सकता है अंडर द रिलेवेंट लॉज। तो ये आपने याद रखना। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला 10वें नंबर पे भी MCQ है जो आपने याद रखना है। द मोटो ऑफ FIA, पेपर में भी आ सकता है। मोटो इनका क्या है, मकसद क्या है FIA का, कमिटमेंट टू एक्सीलेंस एंड इंटीग्रिटी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और रिटन में भी MCQs में भी आ सकता है। द मोटो ऑफ FIA, कमिटमेंट टू एक्सीलेंस एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये आपने जरूर याद रखना है इसका मोटो FIA का, क्योंकि FIA में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मोटो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, FIA के एक्ट 1974 में क्या क्या एक्ट थे जो इंपॉर्टेंट है। द FIA एक्ट कंसिस्ट ऑफ 10 सेक्शंस। तो उनमें 10 सेक्शंस आते हैं। तो ये भी एक MCQ से कि हाउ मेनी सेक्शंस इन FIA एक्ट, कितने सेक्शंस हैं जो है ना FIA एक्ट में। तो आपने याद रखना है 10 सेक्शंस मौजूद हैं FIA एक्ट में। सेक्शन 3 क्या कहता है, जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। सेक्शन 3 कहता है द एक्ट एम्पावर्स द फेडरल गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट द एजेंसी। सेक्शन 3 क्या कहता है, द फेडरल गवर्नमेंट को कि वो एस्टेब्लिश करे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मतलब FIA को। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में हम इसको डिस्कस करें तो ये सेक्शन फेडरल गवर्नमेंट को लीगल अथॉरिटी देता है कि वो FIA को ऑर्गेनाइज करे। ये सेक्शन 3 में है। ठीक है, बेसिक FIA के बारे में। सेक्शन 5 क्या है, डिटेल्स द पावर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी, पावर्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, सेक्शन 5 क्या कहता है कि FIA के जो ऑफिसर्स हैं उनको पावर देता है, अवेलेबल करता, पावर्स अवेलेबल करता है टू पुलिस ऑफिसर्स फॉर इन्वेस्टिगेशंस अंडर द रेलेवेंट लॉ। मतलब FIA ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं क्राइम को, एक्सरसाइज करते हैं पुलिस पावर्स को। जो पुलिस के पावर्स होते हैं वो FIA वाले जो है ना एक्सरसाइज करते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना। ठीक है, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस, मेकिंग अरेस्ट, सर्चिंग, जो है ना सर्च वारंट, या
रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। तो ये एज अ पुलिस ऑफिसर्स की तरह जो काम करते हैं, जो मेंबर्स ऑफ द एफआईए होते हैं, ये आते हैं सेक्शन 5। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। सेक्शन 3 और सेक्शन 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, तो ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़े इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। द डायरेक्टर जनरल एक्सरसाइज द पावर ऑफ एन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर पुलिस एक्ट। ये मैंने ऊपर भी बता दिया था, जो डीजी होता है एफआईए का, वो आईजी लेवल का बंदा होता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है जो पीएसपी ग्रुप होता है उसका। तो वो आईजी जैसे पावर जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है एफआईए में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। द फेडरल गवर्नमेंट हैज द पावर टू अमेंड द शेड्यूल ऑफ एफआईए एक्ट एट एनी टाइम। फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो है ना कभी भी इस चीज को, उनके एक्ट्स को अमेंड कर सकती है। 18 नंबर पे क्वेश्चन क्या है कि मेंबर्स ऑफ द एजेंसी आर डीम्ड टू बी द पब्लिक सर्वेंट अंडर द पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी। के जो एफआईए के ऑफिसर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं, उनको लीगल स्टेटस से पब्लिक सर्वेंट का वाइल परफॉर्मिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। मतलब एज अ पब्लिक सर्वेंट जो है ना सर्टेन लीगल प्रोटेक्शंस को फॉलो करते हैं, लॉस को। तो वो रेगुलेट करते हैं मिसकंडक्ट को, करप्शन को, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। तो वो जो है ना एज अ पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करते हैं। तो पाकिस्तान का जो पीनल कोड है पीपीसी, उसके तहत ये पब्लिक सर्वेंट का काम करते हैं, ताकि वो अपनी ड्यूटीज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट दे सकें। ठीक है, जैसे एफआईए ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कस्टम्स ऑफिसर्स हैं, ये सारे पब्लिक सर्वेंट की तरह पाकिस्तान पीनल कोड की तरह काम करते हैं। The FI Act allows for the assistance of local police and provincial authority when required। तो ये मैंने ऊपर भी बता दिया था कि एफआई एक्ट में ये लिखा हुआ है कि वो असिस्ट ले सकती है लोकल पुलिस से या प्रोविंशियल अथॉरिटी से जब उनको इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी होगी तो। अच्छा, अभी इनकी जो स्पेशलाइज्ड विंग है एफआईए की, कौन कौन सी हैं, इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्या है, द एंटी करप्शन विंग। ये भी एफआईए में आती है, एंटी करप्शन विंग। ठीक है, अभी एंटी करप्शन विंग जो होती है, ये क्या करते हैं, डील्स विद ब्राइबरी एंड करप्शन इन फेडरल डिपार्टमेंट्स। तो एंटी करप्शन जो है, ये फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो करप्शन है, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है, एम्बेसलमेंट ऑफ फंड्स है, या मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पावर है, इनको जो देखती है ये विंग देखती है, एंटी करप्शन विंग। ये नाम से भी आपको पता होगा, ये इतनी चीज वो घटन नहीं है। नंबर 2 विंग क्या है, द साइबर क्राइम विंग। ठीक है, जिसको कहा जाता है NR3C। स्टैंड्स फॉर, इसका क्या है, इसका पूछ भी सकते हैं, नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स। ठीक है, नेशनल रिस्पांस फॉर सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स, ये साइबर क्राइम विंग होती है। ये किस किस चीज को जो है ना डील करती है, जैसे क्राइम जो कमिटेड हुआ है मोबाइल फोन्स में, इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर में, हैकिंग का, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर हेरासमेंट, ये चीजें जो भी होती हैं, ये विंग देखती है, साइबर क्राइम विंग या नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स, ये विंग होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। तीसरी विंग क्या है, एंटी ह्यूमन स्मगलिंग विंग, फोकसेस ऑन इलीगल माइग्रेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो एंटी ह्यूमन एंड स्मगलिंग जो विंग होती है, ये ह्यूमन स्मगलिंग जो हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है, इलीगल माइग्रेशन नेटवर्क जो है, जैसे इलीगली पीपल्स को अब्रॉड भेजा जाता है फेक डॉक्यूमेंट्स में, तो ये विंग उसको इन्वेस्टिगेट करती है, थर्ड विंग। नंबर 4 विंग में कौन सी है, द इकोनॉमिक क्राइम विंग, इन्वेस्टिगेट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड मैसिव फाइनेंशियल फ्रॉड्स। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस होते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग भी हम नीचे पढ़ते हैं क्या होती है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल या इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो भी होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे बैंक का फ्रॉड है, फाइनेंशियल स्कैम है, मनी लॉन्ड्रिंग है, कारपोरेट क्राइम्स है। तो इनको जो विंग देखती है वो इकोनॉमिक क्राइम विंग देखती है। फिर आती है इमिग्रेशन विंग। इमिग्रेशन विंग मैनेज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, लैंड बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। इमिग्रेशन जो विंग होती है, ये पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो गया, इमिग्रेशन चेक्स एयरपोर्ट पे हो गया, सी पोर्ट्स हो गए हमारे, लैंड के बॉर्डर हो गए वहां पे, जैसे फेक वीजाज, पासपोर्ट्स हो गए, इन चीजों को देखती है इमिग्रेशन विंग। फिर आती है इंटरपोल विंग, एक्ट एज द नेशनल सेंटर ऑफ बेरो एनसीबी फॉर द इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन। तो जो इंटरपोल विंग, ऐसे इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस को भी कहा जाता है, जो जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में लियोन में है। तो पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से
जो है ना इंटरनेशनल क्राइम कोऑपरेशन भी लेता है। एक्स्ट्रा डिक्शन असिस्टेंस होगी, रेड नोटिस हो गए, तो वहां से जो अब्राड में लोग बैठे हैं तो इनकी हेल्प से उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो वो कौन सी विंग होती है? इंटरपोल की विंग होती है, ये आपने याद रखना है। फिर आती है काउंटर टेररिज्म विंग, ये भी एफआईए में आती है। ये असिस्ट करती है टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस को विद इन एफआईए जुरिस्डिक्शन, हैंडल केसेस रिलेटेड टेरर फाइनेंसिंग एंड हाई प्रोफाइल मिलिटेंसी। मतलब टेरर फाइनेंसिंग जो हो रही है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको, टेररिस्ट के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या उसमें जो फ्रॉड है उसको देखते, कोऑर्डिनेट करते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को। तो ये काउंटर टेररिज्म विंग का काम होता है। फिर आती है टेक्निकल विंग। टेक्निकल विंग क्या करती है? प्रोवाइड फोरेंसिक एंड डिजिटल सपोर्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये टेक्निकल विंग सपोर्ट करती है फोरेंसिक एंड डिजिटल सपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि जो है ना टेक्निकल सर्विलेंस दी जाए, डेटा एनालिसिस दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वगैरह को कलेक्ट करना, ये विंग करती है। फिर आती है लीगल विंग। लीगल विंग क्या करती है? प्रोवाइड लीगल असिस्टेंट टू इन्वेस्टिगेशन। द केसेस आर प्रोफेशनली प्रोसिक्यूटेड इन द कोर्ट। मतलब लीगल ओपिनियन देगा, कोर्ट में प्रोसीडिंग को चलाना है, प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करना है, ड्राफ्टिंग करना है लीगल डॉक्यूमेंट्स को। तो ये लीगल विंग होती है, ये उसको देखती है। तो ये डिफरेंट विंग्स मौजूद होती है एफआई में, जो अपने अलग अलग काम करते हैं। द असेट रिकवरी यूनिट फोकस ऑन रिट्रीविंग स्टोलन नेशनल वेल्थ फ्रॉम अब्रॉड। जो असेट रिकवरी यूनिट होता है, ARUP इसको कहा जाता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये लोकेट करता है, ट्रैक करता है, फ्रीज करता है, रिकवरिंग इलीगल अक्वायर्ड जो असेट्स वगैरह होते हैं उनको। ठीक है, मतलब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को रिकवरी करना, कोऑर्डिनेट करना फॉरेन जुरिस्डिक्शन से, असिस्टेंट लेना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एफर्ट्स में। जो बाहर वगैरह जो हेल्प ब्रिंग, जो लोग बाहर या अब्राड में करप्शन कर रहे हैं उनको बाहर लेके आना, या वो वहां पे फ्रॉड या क्राइम कर रहे हैं, तो ये वो असेट असिस्ट जो है ना एसेट रिकवरी यूनिट होता है, ARU। ये इस विंग का काम होता है। ठीक है, ये आपने याद रख। तो ये डिफरेंट विंग्स थी जिसको हमने डिस्कस किया और उनके फंक्शंस को भी देख लिए। फिर आते हैं साइबर क्राइम्स एंड पीका एक्ट 2016। इसका काम क्या होता है? साइबर क्राइम्स आर प्राइमरीली डील विथ अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका 2060। जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो जो है ना डील करते हैं किसके एक्ट के मुताबिक? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम पीका एक्ट, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं पीका का। ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में ये लाया, इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ताकि क्राइम कमिटेड थ्रू इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, तो इनको ये इस जो है ना एक्ट के थ्रू साइबर क्राइम्स जो है ना रेगुलेट करती है। ठीक है, हैकिंग एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज पनिश्ड ऑफेंस अंडर द पीका एक्ट, ये हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 20 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी पेपर में भी आ सकता है वैसे, कि सेक्शन 20 ऑफ पीका रिलेट टू द ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ पर्सन या डेफिमेशन। ये पेपर में दे सकता है वैसे, कि कौन सा सेक्शन जो है ये पीका का जो डिग्निटी ऑफ मैन को जो है ना रेगुलेट करता है, तो वो सेक्शन 20 है। इसका मतलब क्या होता है? कि जो है ना कि अफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन, किसी पर्सन पे आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन या स्प्रेडिंग ऑनलाइन फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला दी, कोई डेफिमेटरी कंटेंट जो है ना आपने उसके अगेंस्ट शेयर कर दिया, किसी की रेपुटेशन को डैमेज कर दिया ऑनलाइनली, या साइबर हेरासमेंट या करेक्टर ऑफ असासिनेशन की, तो उस चीज को देखने के लिए पीका कौन सा एक्ट यूज करता है? सेक्शन 20 को यूज करता है। तो ये डिग्निटी ऑफ पर्संस के लिए यूज होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन आ भी सकता है, सेक्शन 20 ऑफ पीका रिलेट टू द ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ पर्सन या डेफेमेशन, जो हम लगाते हैं अभी भी आप देखते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया पे, जो किसी की करेक्टर ऑफ असासिनेशन करते हैं तो उनको पीका के एक्ट उन पे FIR हो जाती है। अच्छा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज अ नॉन बेलिएबल बेलेबल एंड स्ट्रिक्टली प्रोसिक्यूटेड ऑफेंस अंडर द FIA साइबर मैंडेट। तो जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है मोस्ट सीरियस साइबर क्राइम ऑफेंस है, ये भी पीका एक्ट में आता है। तो ये भी वेरी सेंसिटिव इन्वॉल्व होता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर होती है, यहाँ सेवियर चाइल्ड राइट्स की वायलेशन होती है, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल क्रिमिनल भी इस चीज को वो कहा जाता है। तो ये वेरी सीरियस केस होता है। इसमें जो है ना बेल वगैरह नहीं होती है,
तो ये कोर्ट्स जो है ना वो ग्रांट नहीं करते हैं इजीली बेल एट द सेम टाइम। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बेटा हमको पता हो। 38 पे हम देखते हैं स्पूफिंग as a practice of disguising a communication from unknown sources as being from the known sources। स्पूफिंग किसे कहते हैं? जो है ना कम्युनिकेशन और आइडेंटिटी सो दैट इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द ट्रस्टेड और नोन पर्सन। मतलब कोई हैकर है या कोई अटैकर है, वो कोई और बन के आपसे बात कर रहा है, और जो रिसीवर है वो बिलीव कर रहा है उस मैसेजेस पे या ट्रस्टेड पर्सन पे या सिस्टम पे, बट रियलिटी में वो फेक होती है या मैनिपुलेटेड होती है, उसको कहा जाता है स्पूफिंग। जैसे आपके पास भी डिफरेंट मैसेजेस आते हैं किसी का अकाउंट हैक करके, आपको कहा जाता है कि भाई 10,000 रुपये मुझे भेजें, आप समझते हैं कि भाई वो ये जिसकी आईडी है ये तो मेरा फ्रेंड है, या ये जिसका व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा फ्रेंड है, तो आप उसको वो पैसे काफी बंदे दे देते हैं, तो इसको कहा जाता है स्पूफिंग। ठीक है, स्पूफिंग उसे कहा जाता है। मतलब ईमेल स्पूफिंग भी होती है, उसके बाद कॉलर आईडी पे भी होता है, वेबसाइट पे भी होता है, व्हाट्सएप पे भी होता है। ये आता है ऑनलाइन फ्रॉड में, ठीक है, साइबर स्कैम्स में आता है ये भी। तो इसका आपको पता हो, ये पूछ भी सकते हैं कि स्पूफिंग क्या होता है, तो ये भी क्राइम विंग में आता है, पिका एक्ट में आता है। और जो डेटा प्राइवेसी है ये कोर कंसर्न है जो है ना नेशनल साइबर क्राइम का, ठीक है। उसके बाद आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम्स। ये मैंने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग को डिस्कस भी करते हैं हम। तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम्स में क्या क्या चीजें हैं? मनी लॉन्ड्रिंग इज इन्वेस्टिगेटेड अंडर द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट AMLA 2010। अच्छा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया था? 2010 को आया था, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के हवाले से क्वेश्चन भी आ सकता है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया था? 2010 को आया था, ठीक है। अच्छा, अभी मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? जब किसी इलीगल मनी को कन्वर्ट किया जाता है लीगल मनी में, ठीक है, तो उसको कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। इलीगल मनी को आप कन्वर्ट करते हैं लीगल मनी में, इसको कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब ब्लैक मनी को जो है ना आप क्लीन मनी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द बैंक, किसी बिजनेस के थ्रू, किसी फेक ट्रांजैक्शन के थ्रू। तो ये सारी चीजें किस सब में आती है? मनी लॉन्ड्रिंग में आती हैं। तो इसके लिए एक एक्ट है जिसको कहा जाता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन पाकिस्तान, जो 2010 में पास किया गया था। ठीक हो गया, तो आपने याद रखना है। उसके बाद हंडी एंड हवाला। हुंडी या हंडी हवाला और इलीगल पैरेलल बैंकिंग सिस्टम इन्वेस्टिगेटेड बाय FIA। तो ये क्या होते हैं हंडी एंड हवाला? मतलब इनफॉर्मल इलीगल रेमिटेंस सिस्टम होता है एक, जिसमें पैसे वगैरह जो है वो भेजे जाते हैं विदाउट बैंक्स, जिसमें टैक्सेस या रेगुलेशंस को फॉलो अप नहीं किया जाता, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया। इलीगल फ्रॉड ट्रांसफर आप बाहर बैठ के कर रहे हैं, तो ये हंडी एंड हवाला उसको कहा जाता है। तो ये इलीगल पैरेलल सिस्टम होता है। इसको भी कौन इन्वेस्टिगेट करता है? इसको फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्टेट बैंक भी देखती है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट्स भी होते हैं वो भी देखते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएटली FIA देखता है इसको। ये आपने याद रखना है। तो ये क्या होते हैं? इलीगल मनी ट्रांसफर सिस्टम होता है या रेमिटेंसेस होते हैं जिनको अंडी एंड हवाला कहा जाता है। फिर आते हैं द फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट सेंड सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट टू द FIA। ये भी एक यूनिट होता है फाइनेंशियल, जैसे मैंने ऊपर बताया, फाइनेंशियल जो है ना मॉनिटरिंग यूनिट, तो ये भी इन चीज़ों को, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को देखता है। तो ये अपनी इंफॉर्मेशन जो भी होती है ये FIA को सेंड करता है, फिर FIA उस पर एक्शन लेता है। प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन आर द थ्री स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ से ये वाला भी। प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, ये तीन स्टेजेस होती है मनी लॉन्ड्रिंग की। एक एक करके समझते हैं। प्लेसमेंट का क्या मतलब? क्योंकि मेन मकसद क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग का? वो ब्लैक मनी को क्लीन मनी में कन्वर्ट करते हैं, सही है। तो प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? प्लेसमेंट का होता है कि मतलब एंट्री ऑफ इलीगल मनी। इलीगल मनी को फाइनेंशियल सिस्टम में आपने एंट्री दी, इसको कहा जाता है प्लेसमेंट। मतलब डर्टी मनी है, ब्लैक मनी है, उसको आपने किसी जो क्रिमिनल होता है वो फर्स्ट बैंक या किसी बिजनेस में लगाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है प्लेसमेंट। फिर होता है लेयरिंग। लेयरिंग किसे कहते हैं? ये कॉम्प्लेक्स स्टेज होती है जिसमें मनी को मूव किया जाता है या उसको हाइड किया जाता है। मतलब मनी को ट्रांसफर किया जाएगा मल्टीपल अकाउंट्स में, मल्टीपल टाइम्स में, ताकि जो ओरिजिनल पर्सन है उस वो हाइड हो जाए, ठीक है। मतलब डिफरेंट अकाउंट्स में अगर आप मनी को आप ट्रांसफर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मनी को फॉरेन करेंसी में, या वायर ट्रांसफर जिसको कहा जाता है, इससे जो ओरिजिनल या जो मेन अक्यूज होता है वो हाइड हो जाता है। तो इसको कहा जाता है लेयरिंग।
तीसरा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? जब इलीगल मनी क्लीन हो जाएगी, सेफ हो जाएगी, फिर उसको री इंट्रोड्यूस करवाया जाता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, या उससे लग्जरी प्रॉपर्टी को खरीदा जाता है, या उससे बिजनेस में उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे वो डिक्लेयर हो जाए लीगल मनी। तो ये थ्री स्टेजेस होती है मनी लॉन्ड्रिंग की, और इसको देखता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। मतलब पहले वो प्लेसमेंट करते हैं, फिर उसकी लेयरिंग करते हैं, तीसरे में वो फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, उसके बाद जो है ना, क्या है, फाटफ, FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके भी आपको फुल फॉर्म आना चाहिए फाटफ का। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विच मॉनिटर पाकिस्तान प्रोग्रेस अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया था 1989 में। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, 1989 में, जीके में भी ये आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और ये देखती है जो है ना, पेरिस फ्रांस हो गया, सही है। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस वगैरह होते हैं, टेरर फाइनेंसिंग के होते हैं, तो ये देखती है। जैसे पाकिस्तान को इसने ग्रे लिस्ट में रखा था, फिर जो है ना इसको, पाकिस्तान को इन्होंने ग्रे लिस्ट से रिमूव भी किया था। तो ये भी हमें जीके में भी पढ़ेंगे, या यहाँ पे भी कुछ चीजें होंगी। तो ये क्या करती है? पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को मॉनिटर करती है, अगर उसमें कोई टेरर फाइनेंसिंग वगैरह तो नहीं है, या ऐसा कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद, इमिग्रेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं? कि द इंटीग्रेटेड बॉर्डर ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम IBMS इज यूज्ड बाय द FIA एट एयरपोर्ट। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना, IBMS क्या होता है? ये कंप्यूटराइज्ड बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम होता है बाय FIA, जिसमें मैनेज किया जाता है इमिग्रेशन के रिकॉर्ड को, वेरीफाई किया जाएगा पासपोर्ट्स पासपोर्ट्स के आइडेंटिफिकेशन को, ट्रैक किया जाता है एंट्री को, एग्जिट पॉइंट्स को, फेक पासपोर्ट वीजास को, या कोई सस्पेशियस इंडिविजुअल है उसको मॉनिटर किया जाता है। तो ये जो सिस्टम होता है, ये यूज करता है कौन? इमिग्रेशन के दौरान FIA, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपने याद रखना है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में, बॉर्डर चेक पॉइंट्स में इमिग्रेशन में होता है, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है IBMS। उसके बाद द प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट एक्ट 2018 इज अ की लॉ फॉर द FIA। तो ये भी आपने याद रखना है। प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट एक्ट पूछ सकते हैं कब आया था? 2018 में आया था। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ होता है। ये ह्यूमन स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेशन नेटवर्क या ट्रैफिकिंग गैंग्स का ऑर्गेनाइज उसको देखता है। तो ये आपने याद रखना है। मतलब स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट, हेल्पिंग पीपल इलीगली क्रॉस बॉर्डर, जो लोगों को इलीगली बॉर्डर को क्रॉस करवाते हैं। ठीक हो गया। फेक डॉक्यूमेंट्स ट्रेवलिंग के बनवाते हैं, और फॉरेन कंट्रीज में इलीगली एंटर करवाते हैं। तो FIA इस एक्ट के तहत उनको देखता है, द प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट एक्ट 2018। ठीक है, ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? द ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 एड्रेस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट है, ये भी 2018 में आया था। ये क्या करता है? दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है, उन दोनों को देखता है। मतलब अगर विक्टिम्स मूव विद इन पाकिस्तान प्रोविंसेस और सिटी टू सिटी, फोर्स लेबर है, चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन है, डोमेस्टिक कोई इशू है, तो उनको भी देखेगा। और एक्सटर्नल जो है ना, ट्रांस नेशनल जो है, जिसमें स्मगलिंग हो रही है पीपल्स की अब्राड, या एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क के, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग गैंग्स हैं, तो इन दो सबको ये कौन देखता है? ये ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट 2018 देखता है। ये भी आपने याद रखना। उसके बाद 54 पे FIA मेंटेन्स एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, ECL जिसको कहा जाता है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, एज अ डायरेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर में ये आती है। अच्छा, एग्जिट कंट्रोल ECL ये किसके अंडर में आती है? FIA में। सॉरी, मतलब इसको मेंटेन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करती है, FIA नहीं करती है। FIA इम्प्लीमेंट करती है ECL को एयरपोर्ट्स में या बॉर्डर के पॉइंट्स में, ये आपने याद रखना है। ये मेंटेन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। और इसको, सॉरी, किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में। बट FIA इसको इम्प्लीमेंट करता है, ECL को, जो है ना, डिफरेंट बॉर्डर पॉइंट्स पे। तो इसका काम क्या होता है ECL का? वो लोग, उनको रोका जाता है जो करप्शंस में, या जिन पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, या कोर्ट्स के ऑर्डर होते हैं,
या वो फिनेंशियल क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग में, करप्शन केसेस में इन्वॉल्व होते और वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, तो वो उनको रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है एयरपोर्ट्स पे, जिसको कहा जाता है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, ECL। तो ये कौन देखता है? ये भी FIA देखती है। तो पास उनके पैसेंजर्स को चेक किया जाता है, ट्रेवलिंग जो अब्रॉड कर उनके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है, तो कोऑर्डिनेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जो है ना इंटीरियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द पासपोर्ट एक्ट 1974 गवर्न्स ऑफेंसेस रिलेटेड टू द फेक और अल्टर्ड पासपोर्ट्स जो होते हैं। तो जो पासपोर्ट एक्ट के जो ये 1974 में आया था, तो ये एश्योरेंस ऑफ पासपोर्ट्स को, पासपोर्ट को यूज करना, ऑफेंसेस रिलेटेड पासपोर्ट्स, तो पासपोर्ट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो ये एक्ट के थ्रू होते हैं। तो मतलब फेक पासपोर्ट अगर यूज किया गया है, अल्टर किया गया है, चेंज किया गया है पासपोर्ट को, मिसयूज किया गया है पासपोर्ट का, तो इसके अगेंस्ट जो भी चीजें होंगी वो इस एक्ट के अगेंस्ट होती हैं, ये आपने याद रखना है। फिर इम्पोर्टेंट लॉज एंड टर्मिनोलॉजी, ये लास्ट करते हैं यहाँ तक, 5 पेज तक करते हैं, फिर नेक्स्ट 6 से कल करेंगे। अच्छा, PPC किसे कहते हैं? स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान पिनल कोड 8060, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे। तो पाकिस्तान पिनल कोड ये कब आया था? 8060 में आया था। ये किसको डिफाइन करता है? क्राइम इन पाकिस्तान, पनिशमेंट टू ऑफेंसेस, जनरल क्रिमिनल क्रिमिनल लॉ प्रिंसिपल्स जो है, ये पाकिस्तान पिनल कोड 8060 बताता है। मतलब ये अप्लाई होता है ऑल क्रिमिनल केसेस जो है ना, अनलेस स्पेशल लॉ ओवरराइड्स इट। तो बाकी सारे इसमें आते हैं पाकिस्तान पिनल कोड में, ठीक है। ये मदर लॉ ऑफ क्राइम इन पाकिस्तान होता है, जिसमें थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, फ्रॉड हो गया, डेफेमेशन हो गया, ये सारे पाकिस्तान PPC में आते हैं, पाकिस्तान पिनल कोड में आते हैं, ये आपने याद रखना, ठीक है। उसके बाद CRPC स्टैंड्स फॉर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये आया था 1899 में, ठीक है। CRPC का काम क्या होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ होता है। तो ये CRPC FIR रजिस्ट्रेशन केस, FIR रजिस्ट्रेशन लॉन्च करवाना, अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन हो गया, बेल सिस्टम हो गया, ट्रायल प्रोसीजर हो गया, सर्च एंड वारंट वाला, ये सारे चीजें किस में आती हैं? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आते हैं 1898 में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो FIA इन सबको फॉलो करती है, ठीक है। FIA CRPC को भी फॉलो करती है, ताकि जो है ना वो चीज, जो भी अरेस्ट वारंट वगैरह होते हैं सस्पेक्ट को, ये चीजें या प्रोसीजर, तो इसके अंडर काम करती है। A cognizable offense is the one where the police can arrest without a warrant. So cognizable offense जो होगा, उसमें जो पुलिस होगी वो अरेस्ट करेगी विदाउट अ वारंट। मतलब cognizable offense का मतलब होता है सीरियस ऑफेंस, कोई सीरियस क्राइम जिसमें पुलिस के पास पावर है कि वो विदाउट अरेस्ट वारंट जो है अरेस्ट कर सकती है किसी को भी, परमिशन ऑफ कोर्ट। कोग्नाइजेबल सीरियस ऑफेंस में मर्डर भी है, रेप भी है, किडनैपिंग है, रॉबरी है, टेररिज्म है, फ्रॉड का कोई केसेस है, FIR रिलेटेड। तो उसके बाद FIR का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट स्टेप होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का। ये आप सबको पता होगा, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। FIR, तो जिसमें थेफ्ट, मर्डर, किसी भी चीज की फर्स्ट स्टेप होती है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रिकॉर्ड रखती है पुलिस यहाँ, FIA। फिर होती है रिमांड। रिमांड इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग अ सस्पेक्ट इन अ कस्टडी फॉर फर्दर क्वेश्चनिंग। रिमांड क्या होता है? किसी अक्यूज को जो है ना कस्टडी ऑफ पुलिस में रखा जाता है फॉर इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट ऑर्डर देता है, ठीक है। तो ये आता है किसमें? रिमांड किस एक्ट में आता है? CRPC में आते हैं ये भी, क्रिमिनल ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। तो रिमांड आपने याद रखना है, इसका सेक्शन है 167, ठीक है। इसके तहत आफ्टर अरेस्ट पुलिस के नॉट कीप अ सस्पेक्ट फॉर एवर, फॉर एवर तक नहीं रख सकती, ठीक है। तो आपने याद रखना, वो जस्ट वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है उस टाइम तक ये रिमांड दी जाती है, ये कोर्ट का ऑर्डर होता है। और जो FIR है वो तो मैंने बता दिया, जो फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसके तहत आती है। बट ये सेक्शन भी आपने याद रखना है FIR का, जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में आता है 1898 में, सेक्शन 154 के तहत FIR की जाती है, ठीक है। सीरियस क्राइम अगर हैपन हो रहा है तो फर्स्ट स्टेप क्या है? FIR है उसका। यहाँ तक करते हैं, ये 65 हमने किया है, फिर कल वाली क्लास में 66 से करेंगे। जुड़े रहे इस लेक्चर चैनल के साथ, ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस अपलोड करेंगे इंशाल्लाह।